हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप क्लास 10 के बच्चों के लिए लेकर आया हूं फिर से एक नया वीडियो जो आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से रिलेटेड है। आप लोगों ने इसके पीछे के वीडियोज में अब तक पढ़ चुके हैं आप लोग चेंजेस के बारे में, चेंजेस के टाइप्स के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में, साथ ही आप लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है। आप लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और टाइप के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से एग्जिस्ट करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, उसका प्रकार क्या होते हैं। आज आपको इन सारी बातों का जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ जाएंगे। इसके बाद आप लोगों के लिए एक और बचा हुआ रहेगा रिएक्शन, वह है रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और तब हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारे डेली लाइफ में, कैसे प्रभावित करता है हमारे डेली लाइफ को, कैसे जुड़ा हुआ है रेस्पिरेशन से, कॉम्बसन जो है उससे कैसे जुड़ा हुआ है, रेंसिडिटी से कैसे जुड़ा हुआ है, रस्टिंग से, कोरोजन से, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो फिलहाल आज का पूरा वीडियो जो है इसका फोकस हम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखिए, कुछ बुक्स में आपको डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन का नाम मिलेगा रिप्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन भी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन और रिप्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन सिमिलर है, तो दोनों में अंतर नहीं है। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कि व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है ना, जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है किसे, और रिप्लेस कर देता है किसे, अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि एक मोर रिएक्टिव जो है एलिमेंट, इसके रूप में आप कोई ले सकते हैं मेटल। ठीक है, और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना कि यहाँ पर लेस रिएक्टिव एलिमेंट के रूप में है, इसके जगह पर भी कोई हम मेटल ले सकते हैं। ठीक है, कोई मेटल हम इसके जगह पर भी ले सकते हैं। यानी कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो है ये क्या करेगा, एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो अब इसको फिर से सुन लीजिएगा कि व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, then the reaction to be considered as displacement chemical reaction। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं अगर या देखने पर पाएं कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वह लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, उसको हटा रहा है कंपाउंड से, तब इसका मतलब होता है कि वह डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, वह डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस जगह पर, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल यह खड़ा होता है कि हाईली रिएक्टिव कौन है, लेस रिएक्टिव कौन है। तब इसके लिए थोड़ा सा आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज देख लीजिए। मेटल्स का जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है ना, आप लोग उसको थोड़ा सा देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मोर रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं, लेस रिएक्टिव कौन से होते हैं, और तब आप यह भी समझ पाइएगा कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो आपने सुना ना कि हाईली रिएक्टिव क्या करता है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा ना, तो इसके लिए आपको तो कम से कम पता होना चाहिए कि कौन सा हाई है कौन सा लेस है। ठीक है, तो आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज को देख लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो जो है ना उसमें मैं इसके बारे में भी बता दूंगा, थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में क्या होता है इसके बारे में मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है जिसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको हम दिखा कैसे सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ना, इट कैन बी रिटन इन फॉलोइंग वे, जिसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है A प्लस BC दिया हुआ है, एरो है इधर AC और प्लस B। अब इसका मतलब क्या निकला, देखिए इसका मतलब क्या निकला, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना ये हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट है जो हाईली रिएक्टिव है, मान लेते हैं कि कोई एक मेटल ही है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, और जो BC देख रहा है ना ये कोई कंपाउंड है। ठीक है,
जिसमें बी क्या है, लेस रिएक्टिव है, वहां पर एलिमेंट के रूप में, या मेटल भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हाईली रिएक्टिव ए क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस कर देगा या उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना, खुद उसकी जगह पे चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ए सी और प्लस बी, यानी कि ये जो था हाईली रिएक्टिव उसने क्या किया, लेस रिएक्टिव को हटा करके उसकी जगह पर चला गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है और प्लस में एक नया एलिमेंट प्राप्त हो रहा है, एक नया कंपाउंड और एक नया एलिमेंट मिल रहा है, जबकि रिएक्टेंट में क्या था, पुराना कंपाउंड और पुराना एलिमेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इसके लिए हम एग्जांपल यूज कर सकते हैं कि व्हेन जिंक इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो होता है, अगर हम उसमें जिंक को डुबोते हैं, व्हेन जिंक इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, देन जिंक रिप्लेसेज कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड मेक जिंक सल्फेट। अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कुछ देर के लिए डुबोते हैं, तब क्या करता है, जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट से, है ना, कॉपर सल्फेट से क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है या रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और इस प्रकार से क्या बनता है, इस प्रकार से बनता है जिंक सल्फेट, कॉपर अलग हो जाता है। तो यह भी डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन को ही शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है समझने के लिए, Zn प्लस CuSO4, ठीक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बन रहा है क्या, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी जिंक क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव को, कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो कॉपर अलग हो गया बिल्कुल। यानी कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक एलिमेंट था और एक कंपाउंड था रिएक्टेंट के रूप में, प्रोडक्ट में क्या देख रहे हैं, एक नया कंपाउंड है और एक नया एलिमेंट है, यही है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं इसको हम। आपको दिया गया है कि हेंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्लियर है कि जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, एंड रिप्लेसेज कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड मेक अ जिंक सल्फेट। तो क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है, कहां से, कॉपर सल्फेट से, और क्या बनाता है, यहाँ पर जिंक सल्फेट बना रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप लोग पढ़े होंगे पहले, हालांकि उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी और अभी प्राप्त कीजिएगा, आप लोग 10th में ही प्राप्त करेंगे जब पढ़ेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में तब। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ना, इसका यूज होता है कहाँ पर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, किनका, मेटल्स का। मेटल्स का जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना, वहां पर इसको यूज होता है, इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा इस को। अब सवाल यह खड़ा होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारे आसपास में जितने भी तरह के एग्जिस्ट करते हो, या जो हम लेबोरेटरी में देखते हो एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, क्या वो सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ही प्रकार के होते हैं या उनमें डिफरेंस होता है। मान लेते हैं कि अगर A to Z बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट के रूप में, तो क्या वो सभी सेम ही होते हैं नेचर वाले, या उनमें भी थोड़ा अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है ना, यह भी दो तरह के होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप या प्रकार क्या है। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, दो प्रकार का है। पहला सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, अभी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम बता रहे थे ना, डेफिनेशन जहां से हम शुरू किए थे, और जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर सेट करके दिया था ना, इसमें भी हम देख रहे हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन इसलिए कर रहा हूँ सिंगल और डबल के रूप में, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉपर्टी जो है ना आपको अलग मिलता है, थोड़ा सा नेचर जो है चेंज टाइप का रहता है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का, इसलिए मैं दोनों को अलग करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a reaction in which one element is substituted from other element in a compound। यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट का जगह लेता हो या स्थान लेता हो किसी कंपाउंड से, किसी कंपाउंड में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन मैग्नीशियम इज टेकन और डिप्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, देन मैग्नीशियम रिप्लेस जिंक, ठीक है ना। कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज दैट मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, सो मैग्नीशियम इज एबल टू डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम देयर कंपाउंड। और क्या हो रहा है, इस प्रकार से क्या फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है और प्लस क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है। देखिए इसको ध्यान से,
ठीक है। तो मैग्नीशियम और जिंक सल्फेट के बीच के रिएक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पुराना वाला एलिमेंट था और कंपाउंड था, और यहाँ पर क्या बन रहा है, नया कंपाउंड और नया एलिमेंट बन रहा है। इस प्रकार से रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की ओर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, इसको देखिए। A reaction in which exchange of ions takes place in two compounds is called double displacement reaction। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर हम क्या देखते हैं कि आयंस जो होते हैं उनका एक्सचेंज होता है दो कंपाउंड्स के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। आगे देखिए, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस टू डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इन अ कंपाउंड। क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कंपाउंड्स के बीच में क्या होता है, दो तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है, दो डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉरी दो तरह का होता है, ठीक है यहाँ पर, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। आगे क्या है, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग वेज। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो है दिया हुआ है ए बी प्लस सी डी, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ए डी और सी डी। इसमें ए बी जो है ना, ये मान लेते हैं कि हाईली रिएक्टिव है, और ये जो है सी जो है ना, ये लेस रिएक्टिव के रूप में है यहाँ पर एलिमेंट के रूप में, ठीक है। तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा, हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को तो डिस्प्लेस करेगा, ये तो आपको पता है। तो इस तरह से क्या होता है, हाईली रिएक्टिव जो है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो पुराना वाला जो था बॉन्ड वो तो टूटेगा, नया बनेगा वहां पर। तो क्या होता है, आयंस एक्सचेंज हो जाता है कंपाउंड्स के बीच में, इसका उसके साथ, उसका इसके साथ हो जाता है। इस प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करता है और नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए आपको दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में कि व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज एडेड, जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम ऐड करते हैं किससे, तो द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। यानी कि यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे Na2SO4 जो है सोडियम सल्फेट, यह एक्वस रहेगा। बेरियम क्लोराइड जो है ना, यह भी एक्वस होगा। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और फिर बनेगा बेरियम सल्फेट सॉलिड के रूप में, और NaCl बनेगा एक्वस, ठीक है ना। तो ये जो है ना, हो सकता है कि एक ऐसा कंपाउंड हो जो सोल्यूबल ना हो वाटर में। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन होता है वहां पर इस बात का चांस भी होता है कि ऐसा एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो प्रोडक्ट के रूप में जो सोल्यूबल न हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन हो रहा है। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है बेरियम से, तो डिस्प्लेस करेगा ही। इस प्रकार से नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आयंस तो एक्सचेंज हो गया ना, आयंस वहां पर एक्सचेंज हुआ है, तो नया कंपाउंड तो बनेगा ही। आगे आपको दिया हुआ है यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा कि हेंस सल्फेट एंड क्लोराइड आयंस, सल्फेट और क्लोराइड आयंस आर गेट एक्सचेंज्ड बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, और इस प्रकार से क्या बनता है, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, यानी नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है इस जगह पर। अब आगे हम देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ना, इसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। मतलब साथ ही कि डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन में भी हम देखेंगे कि कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसके बेसिस पर हम वहां भी देख सकते हैं कि सभी के सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एक दूसरे के सिमिलर नहीं होते, उनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है, और उसी आधार पर उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरह से, जिसमें पहला होता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, इसके लिए सबसे पहले आप एक वर्ड समझ लीजिए, प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है कि एक इनसॉल्युबल, मतलब कि एक ऐसा पदार्थ जो सॉल्युबल नहीं हो, ठीक है, जो कि लेयर के रूप में आ जाए, जो ठक्का की तरह आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट। अब होता क्या है ना कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड है, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों का आपस में ऐड किया तो दोनों क्या होगा, रिएक्ट होगा। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स react by exchanging their radicals such that one of the two product formed is an insoluble salt। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट दो बनने वाला है ना, उसमें से एक जो है क्या होगा, इनसोल्यूबल सॉल्ट होगा, याद रखिएगा। और कैसा दिखाई पड़ेगा, एंड अपीयर इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट। किस रूप में दिखाई पड़ेगा, प्रिसिपिटेट के रूप में दिखाई पड़ेगा। द रिएक्शन इज सेड टू बी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और वैसा रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, इसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और पोटेशियम जो है, ठीक है ना, दो यहाँ पर एलिमेंट या फिर हम कह सकते हैं मेटल्स के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और प्लस क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसमें हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट के रूप में एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है और ये क्या है, इनसॉल्युबल है, यानी कि आसानी से घुलेगा नहीं, किसमें, सॉल्यूशन में। यानी कि जो दो प्रोडक्ट बन रहा है ना, उसमें एक सॉल्यूशन है और दूसरा क्या है, सॉलिड के रूप में है, वह प्रेसिपिटेट है, वह बिल्कुल उसमें जो है ना एक अलग लेयर के रूप में आ जाएगा, इसको याद रखिएगा हमेशा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन में हमने देखा कि पहला जो टाइप जो है वो होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। अब एक और टाइप की बात कर लेते हैं, यह है कौन सा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बहुत ही सिंपल सा है, 7th क्लास से आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता है, एसिड बेस सॉल्ट में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि एसिड और बेस में जब रिएक्शन होता है ना, तब वहां पर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, और जहां कहीं भी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट्स के रूप में, उसको हम लोग कहते हैं कि क्या है, तो एसिड बेस रिएक्शन है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए व्हेन एन एक्वा सॉल्यूशन, जब एक एक्वा सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, ये रिएक्ट होता है, ठीक है ना, किसके साथ में, एक बेस के साथ में, तब क्या होता है, बाय एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल्स, वहां पर रेडिकल एक्सचेंज होता है इस प्रकार से कि सॉल्ट और वाटर जो है ना वो क्या हो, वहां पर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर से सुन लीजिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉल्ट और वाटर जो है प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर जब भी रिएक्शन होगा एसिड बेस, तो सॉल्ट और वाटर ही बनेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रूप में कंसिडर करते हैं। अब इसके लिए एग्जांपल देख लीजिए, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और रिएक्शन के बाद यहाँ पर क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक जिसको हम लोग जानते हैं, और साथ में क्या बन रहा है, वाटर, H2O। तो जहां कहीं भी हम देखेंगे कि इस प्रकार से अगर रिएक्शन हो रहा है किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में, तब वहां पर फॉर्मेशन किसका होगा, सॉल्ट और वाटर का होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन जो है, जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है, वो कैसे यहाँ पर अपने अलग नेचर की वजह से, यानी कि अगर मान लेते हैं कि ए से जेड अगर बहुत सारे रिएक्शंस अगर हो रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइप वाले, तो उनके नेचर, यानी कि उन रिएक्शंस का अपना नेचर जो है, उनके बीच के डिफरेंसेस की वजह से, यानी कि एक से दूसरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नेचर के बीच के डिफरेंस की वजह से हम उसको अलग अलग कंसिडर कर सकते हैं, सिंगल के रूप में, डबल के रूप में। डबल में करेंगे तो उसको और ज्यादा फर्दर और उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं किस रूप में, प्रेसिपिटेशन के रूप में और न्यूट्रलाइजेशन के रूप में। तो इस प्रकार से आज का जो वीडियो जो था यह पूरी तरह से फोकस इसमें किया गया था किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन जो है ना, इसको समझने के पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, तब आप पढ़िएगा रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। साथ ही वहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो मेटल का जो एक्टिविटी सीरीज होता है उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। शायद हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत हो, समझ में ना आए कि हम डिस्प्लेस किससे किसको करवाएं, तो थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा और हम भी थोड़ा सा बता देंगे उसके बारे में, कंप्लीट हो जाएगा वह। इसके बाद हम लोग यह भी देखेंगे कि ऑक्सीडेशन जो होता है ना, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे डेली लाइफ में, किस प्रकार से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने को, क्योंकि अभी तक तो आप देख रहे हैं कि रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है, अब हम उसको केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर हम उसको बैलेंस करके दिखा रहे हैं। तो दिमाग में तो आता होगा सवाल ना कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसको कैसे हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है और हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये सारी बातें। तो अब तक आप लोगों ने यहाँ तक जो भी समझा है उसके हिसाब से अगर आप खुद से अगर एग्जाम्पल सेट कर रहे होंगे, जैसा मैंने कहा था लास्ट वीडियो में भी कि खुद से एग्जाम्पल बनाइएगा, तो आप लोगों को बहुत सारा जो है, मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारा जो है आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि कैसे हमको बैलेंस वगैरह करना है। तो आप लोगों ने थोड़ा स्ट्रगल किया होगा, तो अच्छी बात है कि अब जब आपको वीडियो मिलेगा तो आप पूरा उसको क्लियर कर पाइएगा, ठीक है ना, खुद से थोड़ा कोशिश करना अच्छा होता है। तो ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट में आप लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स के बारे में।